स्मृति आज कुछ स्पेशल बनाती है और अपने आस पड़ोस के लोगों को अपने घर बुलाती है। आंटी जी और लीजिए ना, आपने तो कुछ खाया ही नहीं। ये पालक की खिचड़ी मैंने खास आपके लिए बनाई थी। अरे बहू, मैं तो पालक की खिचड़ी पहली बार खा रही हूँ, पर जो भी बोलो ये है बड़ी स्वादिष्ट बनी। तूने इसे कैसे बनाया है बेटा? आंटी जी, खिचड़ी तो चाहे चावल की बने या पालक की, सभी टेस्टी होती है, पर मैंने पालक की खिचड़ी आपकी बीमारी को ध्यान में रखकर बनाया है। आपको पता है पालक में कितना कैल्शियम होता है, और खिचड़ी तो हमारे स्वास्थ्य के लिए वैसे ही बहुत अच्छी होती है। अगर आपको इसकी रेसिपी जाननी है ना तो मैं आपको बता दूंगी, बस अभी तो आप खाने का मजा लीजिए। वो सब तो ठीक है बहू, पर एक गिलास पानी भी दे देना। खाना तो खिला दिया, पानी तो तू किसी से पूछ ही नहीं रही। माँ जी, मैंने आपको कितनी बार समझाया है कि खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीते, और खड़े होकर तो बिल्कुल पानी नहीं पीना चाहिए। वैसे ही आपके घुटने में इतना दर्द रहता है, आप आराम से पानी पियो और थोड़ा रुक कर, पानी कहीं भागा नहीं जा रहा। इस तरह से स्मृति अपने घर आए पड़ोसियों के सामने अपनी नॉलेज दिखाने लगती है। सभी पड़ोस की औरतें चांदनी की बहू की इतनी नॉलेज देखकर हैरान हो जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। चांदनी बहन, तुम तो बड़ी ही पढ़ी लिखी बहू लेकर आई हो। तुम्हारी बहू को तो दुनिया भर का ज्ञान है। वो तो है बहन, अब तुम तो जानती हो ना मेरे बेटे को। बहू, तुम्हारा ज्ञान देखकर तो कोई शक नहीं मुझे कि तुम कम पढ़ी लिखी हो, पर तुमने वैसे कितनी पढ़ाई करी है? हमारे लल्ला से भी ज्यादा पढ़ी लिखी हो क्या? अरे नहीं आंटी, मैं भला उनकी बराबरी कैसे कर सकती हूँ। मैंने ज्यादा पढ़ाई नहीं करी, बस PhD कर रखी है, इसलिए मेरे नाम के आगे डॉक्टर लग गया है। इतना बोलकर एक बार फिर स्मृति अपने नॉलेज का बखान करने लगती है। अब इसी तरह से किसी न किसी बहाने स्मृति अपने पड़ोस की औरतों को घर बुलाती और खाने के साथ उनके सामने अपने ज्ञान का प्रदर्शन करती। स्मृति की इतनी नॉलेज देखकर एक औरत स्मृति से कहती है, अरे बहू, तू तो इतनी पढ़ी लिखी और समझदार है, फिर भी घर में रहकर घर के काम करती है। अरे तू घर के काम के साथ साथ गली के बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा देती? गली के बच्चों को देखिए, सबसे पहले तो वो सारे ट्यूशन जाते हैं, और मुझे ना थोड़ा अजीब लग रहा था। मैं कैसे आप सबसे बोलूं कि अपने बच्चों को मेरे पास भेज दो, क्योंकि मैं तो कोई ट्यूशन पढ़ाती ही नहीं। पर आप इतना कह रही हैं तो मैं आपके बच्चों को पढ़ा दूंगी। ठीक है बहू, तो मैं अपनी बहू से बात करती हूँ। मेरा पोता तो अभी सिर्फ 8 साल का है, उसे अच्छे से पढ़ाना। पढ़ाई में ना थोड़ा कमजोर है। कोई बात नहीं आंटी जी, मैं आपके पोते पर पूरा ध्यान दूंगी। वैसे भी कौन सा मेरे पास कोई ज्यादा बच्चे हैं। अब क्या था, स्मृति अपने नॉलेज का इतना बखान करती है कि आस पड़ोस के लोग उसके पास अपने बच्चों को ट्यूशन के लिए भेज देते हैं। पर स्मृति तो 9वीं फेल थी। भला 9वीं फेल लड़की बच्चों को कैसे पढ़ाती? पर क्योंकि उसने सबको छूट कहा था, इसलिए वो खुद रात भर YouTube से पढ़ाई करती है। हे भगवान, कितनी पढ़ाई करनी पड़ रही है मुझे। इतनी पढ़ाई अगर मैंने अपने समय पर की होती तो मैं 9वीं फेल ना होती। स्मृति अपना इंप्रेशन जमाने के लिए रात को YouTube से पढ़ाई करती और अगली सुबह वही चीज घर आए बच्चों को पढ़ाती। तभी बंटी नाम का एक बच्चा स्मृति से कहता है, मैडम, आज तो आपने सिर्फ हिंदी पढ़ाई, इंग्लिश तो पढ़ाई नहीं, और परसों मेरा टेस्ट भी है। अरे कोई बात नहीं बेटा, परसों है ना, कल की छुट्टी में मैं तुम्हें वही पढ़ाऊंगी। हाँ, कल मैं तुम्हें इंग्लिश और मैथ दोनों सब्जेक्ट पढ़ा दूंगी। आज के लिए आज की क्लास यही खत्म करते हैं। चलो बच्चों, अब तुम अपने घर जाओ, और पड़ोस के और बच्चों को भी बताना कि स्मृति मैडम बहुत अच्छा ट्यूशन पढ़ाती है। हाँ, सारे दोस्तों को बताना। ठीक है मैडम। बंटी अपने घर जाता है, जहाँ उसके घर वाले स्मृति के बारे में पूछते हैं। बंटी बेटा, तुम्हारी नई ट्यूशन टीचर ने तुम्हें कैसा पढ़ाया? अच्छा लगा उनके पास पढ़ाई करके? अच्छा पढ़ाया, और उन्होंने मुझे कल भी बुलाया है। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा कि वो तुम्हें एक्स्ट्रा क्लास भी दे रही है। अच्छे से पढ़ाई पर ध्यान देना। हाँ, जब बंटी की माँ को ये पता चलता है कि स्मृति ने बंटी को संडे वाले दिन भी ट्यूशन बुलाया है ताकि उसकी पढ़ाई का नुकसान ना हो, तो बंटी की माँ और ज्यादा खुश हो जाती है और पड़ोस में स्मृति की पढ़ाई की चर्चा करने लगती है। अरे आंटी, आपने अपने पोते को स्मृति के घर नहीं भेजा? कितना अच्छा पढ़ाती है, बच्चों पर ना बहुत ध्यान देती है। और दे भी क्यों ना, आखिर खुद ने PhD जो कर रखी है। भला आप खुद सोचो, जिसने PhD कर रखी है वो घर में ट्यूशन पढ़ाएगी? अरे वो तो अपने बच्चों का फ्यूचर देख रही है। अगर ऐसी बात है तो मैं भी अपनी बहू से कहूँगी कि मेरे पोते को वो इतनी दूर ट्यूशन ना भेजकर घर के पास भेजे। पास का पास भी और कम पैसे में अच्छी ट्यूशन क्लास भी।
वही तो आंटी जी, जब गली में ही इतनी अच्छी टीचर है पढ़ाने वाली तो बच्चों को दूर क्यों भेजना। वैसे भी ना ये दूर के ट्यूशन वाले सिर्फ फीस लेना जानते हैं, बच्चे पर तो जरा भी ध्यान नहीं देते। अब देखो स्मृति ने कल भी बुलाया मेरे बंटी को। अब बंटी की माँ की बातें सुनकर पड़ोस की 3-4 औरतें और स्मृति के घर चली जाती है और अपने अपने बच्चों के ट्यूशन की बात करने लगती है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो यहाँ बैठी हूँ बच्चों का भविष्य बनाने के लिए, और मैं तो यही चाहती हूँ कि हमारी आने वाली पीढ़ी भी पढ़ी लिखी हो। आखिर मैं अपने ज्ञान का करूँगी क्या। वैसे भी कहते हैं ना, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अब कल ही अपने बच्चों को भेज देना, हाँ, फिक्र मत कीजिए। अब क्या था, अब तो स्मृति जी की लॉटरी निकल पड़ती है और गली के सारे बच्चे स्मृति के पास पढ़ने के लिए आने लगते हैं। पहले जो स्मृति 1-2 बच्चों को पढ़ाती थी, अब तो वो 10-10 बच्चों को पढ़ाती है। जिसके बाद वो अपने घर के बाहर PhD वाली मैडम के नाम से एक बोर्ड भी लगा देती है। PhD के नाम से ही इंस्टीट्यूट चलेगा मेरा। अब गली के साथ साथ बाहर के भी बच्चे आएंगे मेरे पास पढ़ने के लिए, पर उन्हें पढ़ाने के लिए मुझे खुद भी तो पढ़ना होगा। चल स्मृति बेटा, YouTube खोल कर बैठ जा और सबसे पहले ये देख ले कि कल तुझे कौन सी क्लास को क्या पढ़ाना है। अब क्या था, अब बिना कोई देरी किए स्मृति YouTube खोल कर बैठ जाती है और बच्चों को क्या कल पढ़ाना है वो सारा सिलेबस पहले खुद समझ लेती है और अगले दिन बच्चों की क्लास लेती है। जो आज मैंने पढ़ाया वो सभी को समझ में आया ना? यस मैम। तो फिर ठीक है, हम आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। अगर किसी को कुछ समझ में ना आया हो तो वो अपने क्वेश्चंस लिखकर मुझे दे दे, उन्हें कल समझा दूंगी। और बंटी, तुम पढ़ाई पर क्यों नहीं ध्यान दे रहे हो? तुम्हारी शिकायत आई है? हाँ मैडम, आप जो पढ़ाती हो मैं उस पर अच्छे से ध्यान देता हूँ, मम्मी की तो आदत है। अच्छा ठीक है, देखो मैं कल तुम्हारा टेस्ट लूंगी, फिर मुझे पता चल जाएगा कि तुम कितना पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हो। और सभी बच्चे अपने अपने डाउट्स जल्दी से मुझे लिख कर दे दो। इस तरह से स्मृति बच्चों से उनके डाउट्स पहले ही लिखवा लेती ताकि वो बच्चों के जाने के बाद YouTube से उसकी स्टडी कर सके और अगले दिन बच्चों को समझा सके। ऐसे ही एक दिन रेशमा नाम की एक औरत स्मृति के घर आती है, जहां वो स्मृति को YouTube से पढ़ते हुए देख लेती है। स्मृति जैसे ही देखती है कि रेशमा ने देख लिया है तो वो जल्दी से YouTube बंद कर देती है और घबराती हुई कहती है, अरे रेशमा, तुम अचानक मेरे घर में दरवाजा खुला क्या था, इसलिए अंदर चली आई? कुछ काम था क्या? तो ये PhD इंस्टीट्यूट वाली मैडम पहले खुद पढ़ती है, फिर बच्चों को पढ़ाती है। खुद को तो कुछ आता नहीं, इसलिए बच्चों से उनके सवाल पहले ही लिखवा लेती है और YouTube से उसकी स्टडी करके अगले दिन बच्चों को समझाती है। पर कोई बात नहीं, PhD स्मृति मैडम, तुम्हारा इंस्टीट्यूट अब ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, क्योंकि जब से तुमने अपना इंस्टीट्यूट खोला है मेरे इंस्टीट्यूट की बैंड बज गई है। कहीं इस चुड़ैल ने मुझे YouTube से पढ़ते हुए तो नहीं देख लिया। रेशमा, क्या हुआ? क्या सोचने लगी? कुछ काम था क्या? हाँ, मैं यही देख रही थी कि तुम इतने सारे बच्चों को इतनी कम जगह में कैसे पढ़ा लेती हो। मेरी मानो तो रोड पर एक इंस्टीट्यूट खरीद लो, बच्चों को पढ़ने में आसानी होगी। फिलहाल तो मैं यहाँ चीनी लेने के लिए आई थी, घर में अचानक से मेहमान आ गए तो थोड़ी सी चीनी मिलेगी। हाँ, भगवान का शुक्र है इसे कुछ पता नहीं चला। सही कहा तुमने, मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रही थी। अच्छा तुम यहीं रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए चीनी लेकर आती हूँ। स्मृति जल्दी से रेशमा को चीनी देकर वहां से रफा दफा करती है और एक बार फिर से YouTube खोलकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद ट्यूशन के बच्चे भी आ जाते हैं और स्मृति सबसे पहले उन सभी बच्चों के डाउट क्लियर करती है। स्मृति ट्यूशन से अच्छे खासे पैसे कमा रही थी, पर कहते हैं ना, झूठ के पैर नहीं होते। इसी तरह स्मृति का झूठ भी लंबे समय तक नहीं चल पाता और क्लास खत्म होने के बाद जब दोबारा स्मृति YouTube से पढ़ाई करने के लिए बैठती है तो रेशमा चुपके से उसके घर की खिड़की से उसकी वीडियो बना लेती है। और अगले दिन जब स्मृति ट्यूशन क्लास लेना शुरू करती है तो रेशमा पड़ोस की सभी औरतों को स्मृति के घर ले आती है और वीडियो दिखाते हुए कहती है, ये देखो, इस तरह से आपकी PhD मैडम साहिबा आपके बच्चों को पढ़ाती है। अरे इसे तो खुद कुछ आता नहीं, ये तो खुद YouTube से पढ़ती है और अगले दिन सिर्फ उतना ही बच्चों को पढ़ाती है जितना इससे खुद पढ़ा है। अगर अब भी आपको मुझ पर विश्वास नहीं है, इस वीडियो पर विश्वास नहीं हो रहा, तो आप इससे कोई सवाल कर लीजिए। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा स्मृति। अच्छा तुम ही बताओ, पानीपत का युद्ध कब हुआ था और अमेरिका में आतंकी हमले कब हुए थे? बंटी की माँ के सवालों के जवाब स्मृति को नहीं आते, क्योंकि स्मृति 9वीं फेल थी। उसने कभी 9वीं से आगे पढ़ाई नहीं की थी और ट्यूशन भी वो 9वीं तक ही बच्चों को पढ़ा रही थी।
स्मृति की चुप्पी उसका झूठ सबके सामने ले आती है। इसके बाद पड़ोस की सभी औरतें अपने बच्चों को स्मृति के पास ट्यूशन के लिए भेजना बंद कर देती हैं। जरा जल्दी जल्दी चला ले हाथ, ऐसे भी तेरे धोए हुए बर्तनों को तो बार बार धोकर ही लेना पड़ता है मुझे। इतना तो उंगली कोई नहीं करता है जितना आप लोग करते हैं भाभी। अरे इसमें उंगली क्या कर दी मैंने शांति माँ, तू ही बता, कितना काम रहता है घर पर, उसमें भी एक एक बर्तन धोकर लेने पड़ते हैं मुझे। रहने दो ना भाभी, ठीक है ना, एक बार झूठे बर्तन तो हटाकर चली जाती है ना ये, वरना कौन धोए इतने बर्तन। ठीक नहीं है छोटी बहू, ठीक नहीं है। आप तो नहीं हो, आपको क्या पता। भाभी की तो आदत है मुझे सुनाते रहने की। हुई होगी भैया से लड़ाई, काम चाहिए पूरा और पैसे बढ़ाने बोलो तो आनाकानी करने लगती है। एक मिनट, ये काम की बात में तूने भैया का नाम कैसे जोड़ दिया? आज मेरा ना लड़ने का मूड नहीं है भाभी, मेरे सर में ऐसे ही दर्द है। व्रत है मेरा, हमारे घर में पूजा है, तो मैं तो वैसे भी नहीं आने वाली हूँ। अच्छी तरह अपने हिसाब से बर्तन धो लीजिएगा और उस पर ना अपना चेहरा भी देख लीजिएगा। और अगर इन 2 दिनों में कोई अच्छी काम वाली बाई मिल जाए ना तो रख भी लीजिएगा। लो, हो गई इनको शांति। अरे शांति माँ, तू तो नाराज हो गई, मेरा ना वो मतलब नहीं था। और अपनी थैली उठाए शांति माँ दरवाजे से बाहर चली जाती है। अब तो सारा काम मुझ पर आ जाएगा, क्या करूं मैं कितनी बार आपको इशारे कर रही थी भाभी, पर आप तो लड़ती ही गई। अगर आपने बहस नहीं की होती ना तो ये कम से कम एक टाइम तो आती। अरे नहीं निशा, ऐसी कोई बात नहीं है। आज ये मूड बनाकर ही आई थी कि छुट्टी मांगेगी, तभी तो खुद लड़ाई करने के बहाने ढूंढ रही थी। खैर जो हुआ सो हुआ, घर में काम ही कितना है, हम दोनों मिलकर कर लेंगे ना, टेंशन ना ले तू। काम वाली तो जा चुकी थी, अब खाना बनाने के साथ साथ बाकी सभी कामों में 50-50 तो होना ही था। अगली सुबह हॉल में बैठी निशा सब्जियां काट रही थी कि तभी वहां गरिमा आती है। आटा गूंथ लिया तूने निशा? नहीं भाभी, मैं ये सब्जियां काट रही हूँ, आप आटा गूंथ लो। वही तो मैंने तुझे कहा नहीं था कल कि मेरी कलाई में दर्द है। अभी ना मैं ड्रॉअर खोल रही थी, बड़ा टाइट था, उसी में कलाई पूरी मुड़ गई। अब इस हाथ से मैं आटा कैसे गूंथूं? बहुत काम है बाबा, इतना सब कैसे होगा। अच्छा हाँ, कपड़े भी तो धोने के लिए पड़े हैं, मैं देख कर आती हूँ। तू एक काम कर, ये सब्जी काटने के लिए मम्मी को पकड़ा दे और तू ना आटा गूंथ ले। ये होशियारी मेरे साथ मत करना बहू, मुझसे तो उम्मीद भी मत करियो सब्जियां काटने की। मेरी सीरियल का वक्त हो रहा है, मैं चली टीवी देखना है। और दोनों काम अपनी देवरानी पर डालकर गरिमा फौरन कोना पकड़ लेती है। फटाफट सब्जी काट लेती हूँ, फिर आटा गूंथ देती हूँ। निशा फटाफट सब्जियां काट कर सब्जियां चढ़ाने के लिए चढ़ा देती है और आटा गूंथ देती है और फिर जाती है अपनी भाभी के पास, जो एक एक कपड़े को खोल खोल कर वॉशिंग मशीन में डाल रही थी और बेकार में ही टाइम वेस्ट कर रही थी। आप अभी तक यही हो भाभी? वही मैं कह रही थी कि मैंने तो आटा भी गूंथ दिया, अब तो आप रोटियां बेलो। देख, तो भूल गई ना मैंने क्या कहा था? मेरी कलाई में मोच है, अब उससे जब मैं रोटियां बेलूंगी तो दर्द बढ़ सकता है ना। जरा से काम के लिए लंबा लिफाफा हो जाएगा, फिर मैं जो इतने काम कर रही हूँ ना वो भी नहीं कर पाऊंगी। सारा प्रेशर तुझ पर आ जाएगा निशा। इतने सारे कपड़े भी पड़े हैं, क्या बताऊं। एक एक कमरे में जाकर कपड़े उठा उठा कर लाना, फिर मशीन में डालना। अच्छा तू ना टाइम वेस्ट मत कर, तू नाश्ता देख, मैं कपड़े धो लेती हूँ। ये कोई काम है क्या, फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन में कपड़े डालकर धोना? निशा छोटी बहू थी तो वो ज्यादा कुछ कह भी नहीं सकती थी। इरिटेट होकर निशा किचन में चली जाती है और सभी के लिए नाश्ता बना देती है। अब जब सबने नाश्ता कर लिया हो तो धोने के लिए बर्तन तो हो ही जाएंगे। अब बर्तन धोए कौन? पूरी की पूरी डस्टिंग बाकी है। ये शांति माँ को भी अभी जाना था, वो तो गई सो गई। मेरे हाथ में मोच आ गई सो अलग। 10 काम करते चलती हूँ मैं, अभी भी काम कर ही रही हूँ, बस ज्यादा रिस्ट मूवमेंट का काम नहीं कर पा रही हूँ। उधर देख, ऊपर कैसे जाले लगे हुए हैं। हाय, तू कह रही थी ना मैं बेकार में लड़ती हूँ, देख इस शांति माँ के काम को कैसे सफाई करती है। ये सब ना 2 मिनट का काम है, मैं ही कर देती निशा। पर तू जानती है ना मेरी कलाई की हालत। अगर झाड़ू उठाकर मैं जाले हटाने गई और झाड़ने की वजह से मेरे हाथ में मोच आ गई तो एक काम करना, तू जाले उतार दे बाबू, और उसके बाद ना मैं वैक्यूम क्लीनर से घर की सफाई कर दूंगी। आज तो वैसे ही इतना काम है करने को भाभी, तो एक्स्ट्रा क्यों करे। 2 दिन बाद शांति माँ आती है ना तो मैं उसे याद से जाले हटवाती हूँ। अरे ना ना बेटा, ऐसे कैसे। आज शाम को ही मम्मी जी की किटी पार्टी है
और तू तो उनकी सहेलियों को जानती है ना, किसी ने भी जाले देख लिए ना तो 100 बातें बनाएंगी कि गरिमा तो सालों से इस घर में काम करती आ रही है, आज तक कभी जाले नहीं दिखे, छोटी बहू के आते ही जाले आ गए, इसके पैर शुभ नहीं है वगैरह वगैरह। अब बोलने वाले का मुंह तो नहीं पकड़ सकते ना हम। और ऐसे ही कर करके एक एक काम गरिमा अपनी देवरानी से करवा लेती है। शाम के वक्त पुष्पा की सहेलियां किटी पार्टी के लिए घर पर आती है और उन्हीं के साथ गरिमा हॉल में बैठकर ठहाके लगाने लगती है। अरे सीमा आंटी जी, अब आइए आप, देरी नहीं कर दी। आंटी जी पहचाना आपने, ये मेरी देवरानी। अरे जाओ तो निशा, सभी आंटियों के लिए जूस तो ला कर दो। अरे कोई बात नहीं बेटा, अभी तो उसने समोसे लाकर दिए हैं, वो भी सोचेगी कि मेरी सास की सहेलियां कितना खाती हैं। पता चला फिर यहाँ दोबारा किटी होने ही नहीं थी। अरे तो क्या हो गया आंटी जी, आप ही का घर है, जितनी देर किटी पार्टी चल रही है आप लोगों का मुंह खाली नहीं रहना चाहिए। जाओ जाओ बेटा, और एक काम करो, गर्मा गर्म पकौड़िया भी उतार लो, चिप्स वगैरह भी रख लेते हैं। हाँ। गरिमा उठकर साइड से निशा के पास जाती है और धीरे से कहती है, क्या करूं निशा, ये ना थोड़ी चोचकेबाजी करनी पड़ती है। अब मैं यहाँ नहीं बैठी रहूंगी ना तो पता नहीं पीठ पीछे आंटियों से मम्मी तुम्हारी क्या चुगली कर दे। मैं यहीं हूँ, तू किचन देख ले। अपनी देवरानी को किचन में भेजकर यहाँ गरिमा सभी से कुछ और ही कह देती है। क्या करूं आंटी जी, परेशान हो गई हूँ। वो मेरी काम वाली चली गई ना, सुबह से 50 काम रहते, अब जाकर बैठी हूँ। अब बेचारी निशा पर भी तो कितना काम डाल सकती हूँ। उसने ही बोला, अब आप बैठो भाभी, मैं किचन देख लेती हूँ। थोड़ा बहुत जो भी हो रहा है बेचारी से कर रही है, सीख जाएगी धीरे धीरे। और किचन के दरवाजे पर खड़ी निशा ये सुनते ही शांति माँ को कॉल करती है। हो गया तेरा ड्रामा, ले ली छुट्टी, अब मैं तेरी और मदद नहीं कर सकती। तुझे पता है तेरे पीछे भाभी ने मुझे काम वाली बनाकर रख दिया है, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। कसम से मुझे पता नहीं था कि भाभी इतनी मीन है। इसीलिए तो मैं वहाँ थी, तो ये सारा का सारा टेंशन मुझ पर आ रहा था भाभी। वो तो आपके घर में पिछले 20 सालों से काम करती हूँ मैं, इसलिए निकल नहीं पा रही थी। भला हो आपका जो आपने मेरी मदद की, आइडिया काम कर गया आपका। चलिए अब ना आप भी प्रेशर कुकर मत बनिए, और अभी के अभी बाहर जाकर सभी से कह दीजिए कि मेरे मायके से फोन आया है और निकल जाइए हफ्ते भर की छुट्टी के लिए। सब कुछ घर की बड़ी बहू पर आ जाएगा, तो आपकी जिठानी वो से ज्यों की त्यों होती दिखेगी। और शांति माँ के फोन को कान पर लगाए निशा बात करते हुए हॉल में आती है। ऐसे कैसे गिर गई मम्मी आप? अब टेंशन ना लो, मैं तुरंत आ रही हूँ। भाभी सुना आपने, मम्मी का कॉल आया है, मुझे अपने मायके निकलना होगा। गैस पर कढ़ाई चढ़ी हुई है, आप सब संभाल लीजिएगा। माफ कीजिए आंटी जी, मुझे निकलना होगा। अब ऐसी इमरजेंसी आएगी बेटा तो निकलना ही पड़ेगा ना। जा जा बेटा, बिल्कुल जा। 2 मिनट के अंदर अंदर ही हफ्ते भर के कपड़े पैक करके निशा अपने मायके निकल जाती है और उधर शांति भी अपना नंबर ऑफ कर देती है। फटाफट सीमा जल्दी पकोड़े लेकर आ, और तूने जो चिप्स कही थी ना वो चिप्स भी लेकर आना। और सीमा ये बता डिनर में क्या करवा दूं? फ्राइड राइस, दम आलू, क्या खाएंगे सब? अरे नहीं नहीं पुष्पा, तब तो किटी ही खत्म हो जाएगी। अरे इसीलिए तो कह रही हूँ, अब घर जाकर तुम सब खाना बनाने बैठोगे क्या? यही खाकर जाओ और बच्चों को भी लेके आना। 2 घंटे बाद बेटा एक पूरी लाई। पसीने से लथपथ कांपते हाथों से जैसे ही गरिमा सीमा को पूड़ी देने जाती है वही चकरा कर गिर जाती है। अरे बहू! अरे तो फिक्र मत कर, खाना खा चुपचाप। सबसे काम करवाने वाली ने आज 2 पूरियां जो बेली है, ये तो होना ही था। राधा को देखने लड़के वाले आते हैं। लड़के वालों में मेन होती है लड़के की माँ। हाय रे माँ, ये मेरी होने वाली सास का पेट इतना बाहर क्यों है? कहीं ये बच्चा तो नहीं देने वाली? अरे चुप कर, भला लड़के के लिए दुल्हन देखने आई है, वो औरत प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? माँ पता कर लेना, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं गई दुल्हन बनकर और बना दे मुझे घर की दाई, सास की केयरटेकर। ना जी ना। ठीक है, तेरा ये वहम भी मैं दूर कर देती हूँ। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन डायरेक्ट मत पूछना, बुरा लग जाएगा ना, और राहुल जैसा हैंडसम लड़का मेरे हाथ से निकल जाएगा। अच्छा कोई जुगत लगाती हूँ। माँ बेटी अभी बात कर ही रहे थे कि राधा की होने वाली सास कहती है। क्या माँ बेटी में खुसर पुसर चल रही है? सब ठीक तो है ना?
हाँ हाँ, वो क्या है ना, हम लोगों का 4 मंजिला मकान है। चलिए ना ऊपर छत दिखाती हूँ मैं। अरे नहीं नहीं, डॉक्टर ने बिल्कुल सीढ़ी चढ़ने को मना किया है। और आप तो जानती है ना ऐसे समय में कितना मुश्किल होता है। आप तो अब बेटी ब्याहने निकली है तो इतना तो जानती ही होंगी। जानती तो राधा की माँ सब है, लेकिन जानना क्या है ये समझ में नहीं आ रहा। ऐसे समय में मतलब कैसे समय में? क्या हो गया बहन जी? होने वाली सास पेट की ओर इशारा करके कहती है। देख रही है कैसे बाहर आ रहा है, अभी से लेकर कैसे छत पर जाऊं। अच्छा ये बताइए कितना पढ़ी है राधा? नर्सिंग का काम तो आता है ना? हाय रे, राधा की सांस तो इसी सवाल पर अटक जाती है। मन तो करता है कि अभी कह दे, शर्म नहीं आती? बहू का जच्चा बच्चा कराने की उम्र में खुद पेट फुलाकर घूम रही है। लेकिन तभी पास बैठे प्यारे से राहुल पर नजर चली जाती है। हाय, भला इतना प्यारा लड़का कैसे छोड़ सकती थी राधा? ठीक ही तो कह रही है माँ सासू माँ, कैसे वो ऊपर जाएंगी? तुमने 4 तले का मकान तो बनवा लिया, लेकिन एक लिफ्ट नहीं बनवाई। और सासू माँ, सॉरी आंटी, मैं ना नर्सिंग का पूरा काम जानती हूँ। बच्चा पैदा करवाने से लेकर बच्ची की सारी देखभाल तक का जिम्मा अकेले ले सकती हूँ। अरे एक हाथ से बच्चा उछाल कर बेड की चादर भी बिछा सकती हूँ। और तो और माँ जी, मैं तो अरे बस 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 कर बेटा, रुलाएगी क्या? हाँ, मुझे फिलहाल ऐसी ही लड़की की तलाश थी, तो रिश्ता पक्का है जी। मैं तो आज ही शगुन देकर घर ले जाऊं। जरूरत तो समझ लो इतनी है घर पर क्या कहूँ बेटा, तू ना ये शगुन की साड़ी, मिठाई और कैश पकड़। समझ ले किसी भी समय तेरी बारात आ सकती है। राधा भी राहुल को देखकर खुश हो जाती है कि वाह जी वाह, सारी सहेलियों में सबसे सुंदर दूल्हा तो मेरा ही होगा। लेकिन सास का क्या करे? वो ख्यालों में डूबी थी कि कान में आवाज आती है। हमें तो रिश्ता मंजूर है जी, अब आप ना शादी की तैयारी करें। सभी जाने की तैयारी कर रहे होते हैं कि तभी होने वाला ससुर सास का हाथ पकड़कर कहता है, अरे लाजवंती आराम से, पता है ना ऐसे वक्त में अपना ख्याल रखना चाहिए। बार बार ऐसे मौके नहीं मिलते। आज कुछ हो जाए तो जीवन भर अफसोस करती रह जाओगी। क्या क्या बोले भाई साहब, कैसा अफसोस? अरे अभी तो जश्न होगा जश्न, तब तक तो ठीक रहना है कि नहीं? सभी चले जाते हैं। जाने के बाद राधा के घर के सारे लोग साथ बैठते हैं। बेटी बड़ी भाग्यशाली हो तुम, जो राहुल जैसा लड़का मिल रहा है। राधा की माँ, सब तो ठीक है, लेकिन मेरे मन में एक सवाल था। राधा की माँ को लगता है कि राधा के पिता को भी लग रहा है कि राहुल की माँ प्रेग्नेंट है। वही सवाल तो मेरे मन में भी कौंध रहा है, पता नहीं कैसे होगा। राधा के पिता को लगता है कि उन्हें जैसे चिंता है कि न जाने वो लोग दहेज में क्या मांग ले, शायद यही चिंता उसकी माँ को भी है। अरे ठीक है, एक बार की बात है, कौन सा कोई हर साल करता है। माँ को लगता है कि बच्चा एक ही बार होना है। अरे माना, लेकिन अब कैसे होगा? बेटी हमारी कहीं परेशान ना हो जाए। अरे ऐसे कैसे? नाना कुछ नहीं होगा, चिंता ना कर, शादी की तैयारी कर। राधा सबकी बात सुन रही होती है। उसे लगता है कि पापा कैसे ये फैसला कर सकते हैं कि उसकी शादी ऐसे घर में करवा दे जहाँ सास प्रेग्नेंट है। माना मैं लड़की को देखकर लट्टू हो गई, पर पापा को क्या हो गया है? खैर मुझे क्या, मैं चली सोने। राधा सोने चली जाती है कि तभी राधा के कान में राहुल की आवाज आती है। सामने राहुल खड़ा होता है। राधा, ओ राधा, कहाँ उठो? तुम बोल रही थी ना तुमको जच्चा बच्चा का पूरा काम करना आता है। सामने राहुल को देखकर राधा हैरान रह जाती है। हाँ, लेकिन तुम अभी अभी तो गए थे, क्या हो गया? देखो राधा, हम लोगों के पास वक्त नहीं है, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, वहाँ मैं तुम्हें सब बताता हूँ। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन पहले माँ से तो बात कर लूं। नहीं नहीं, अभी वक्त नहीं है, मैं पापा को बोल दूंगा, तुम्हारे घर वालों से बात कर लेंगे, फिलहाल चलो मेरे साथ। राहुल राधा का हाथ पकड़ता है। अपने हाथ में राहुल के हाथ के स्पर्श से राधा तो मानो सब भूल जाती है और राहुल के साथ उसके घर आ जाती है, जहाँ सास दरवाजे में आरती की थाली लेकर खड़ी होती है। आ गई बहू, आजा बेटा, ले चुन्नी सर पर रख ले।
अब बस अपने ही घर में रहना बहू। राधा राहुल को देखती है कि ये क्या हो रहा है, लेकिन राहुल उसे देखकर मुस्कुरा देता है। राधा घर में जाती है जहां औरतें उसका स्वागत करती है। घर में गाना बजाना होता है और एक बुढ़िया आती है। इनके पैर छू लो, ये मेरी दादी है। दोनों दादी के पैर छूते हैं कि जीती रह। बस बहू, अब तो मेरे घर का चिराग तेरे ही हाथ में है। राधा दादी सास की बात सुनकर शर्मा जाती है। क्या है ना, अब तेरी सास से काम नहीं होता। 9वां महीना लग चुका है, मैं भी ठहरी बूढ़ी, तो अब तू ही इस घर के चिराग को आने में मदद करेगी। बहू, तू तेरी सास का अच्छे से ख्याल रखना, खूब सेवा करना उसकी, और भगवान से मांगना कि एक बेटा हो जाए तो घर को एक और चिराग मिल जाए। क्या सासू माँ प्रेग्नेंट? तभी सास आ जाती है। हाँ बहू, वो क्या है ना, मेरी सास को 2 पोतों की कामना थी, लेकिन राहुल के बाद मुझे कोई बच्चा ही नहीं हो पाया। लेकिन हम जानते थे कि दादी की आत्मा को शांति नहीं मिल पाएगी जब राहुल को कोई भाई नहीं आ जाता, और शायद उन्हीं के आशीर्वाद से अब मैं फिर से प्रेग्नेंट हूँ। अब घर के काम करने और मेरा ख्याल रखने वाला कोई नहीं था, इसलिए हम लोगों ने राहुल की शादी की सोची। वो क्या है ना, तुम्हारी माँ को तो मैंने बोला था कि आज ही चुन्नी चढ़ा कर ले जाते हैं, लेकिन वो नहीं मानी, तो मैंने राहुल को भेज दिया। ठीक किया ना बेटा? राधा सास की बात सुनकर हैरान परेशान हो जाती है। हाँ वो तो ठीक किया, लेकिन मैं क्या बोलूं? तभी ससुर आ जाते हैं। अरे लाजवंती, कब तक खड़ी खड़ी बात करेगी? तेरे पैर सूज गए हैं। अरे ओ बहू, जरा सासू माँ के लिए बाल्टी में गर्म पानी ले आओ, पैर डुबा कर बैठेगी तो आराम मिल जाएगा। हाँ वो तो ठीक है, हाँ ठीक है, मैं लाती हूँ। लेकिन राधा कहना चाहती थी कि कम से कम एक दिन तो नई बहू की ठाट ले लूं, लेकिन नहीं। पता है तुम क्या कहना चाहती हो? राधा चैन की सांस लेती है कि कम से कम पति तो उसे समझ रहा है। माँ, इससे क्या पता कि किचन कहाँ है, बाल्टी कहाँ से लेनी है और पानी गर्म कैसे करना है, मैं बता देता हूँ, चलो आओ। हाय रे, राधा की फूटी किस्मत, ना भारी लहंगा मिला, ना मेकअप आर्टिस्ट से टचअप, सीधा किचन में गर्म पानी की बाल्टी के साथ खड़ी थी हमारी राधा। अरे क्या सोच रही हो? सोचती बहुत हो तुम, मैं देख रहा हूँ। कोई बात नहीं, किस्मत पर खुश हो रही हो ना कि अभी तो लड़का देखने आया और अभी ये तुम उसके साथ उसके घर में हो। हाँ सही कहा, किस्मत के बारे में ही सोच रही थी। राधा गर्म पानी लेकर सास के पास जाती है। उनके पैर गर्म पानी में डालकर जा ही रही थी कि अरे बेटा, थोड़ा मसाज कर दे सास को, देख रही है ना पैर कैसे सूज रहे हैं। बहू, वो जच्चा के लड्डू बनाने तो आते हैं ना? क्या है ना, काफी साल बाद बच्चा होगा, तो जरा 50 किलो लड्डू बना देना। 50 किलो लड्डू? हाँ बेटा, और वो क्या है ना, मेरे कपड़े, बच्चे के कपड़े, सबका ना बैग बना लेना, कभी भी अस्पताल को भागना पड़ सकता है ना। बस माँ को बच्चा हो जाए, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाऊंगा, फिर रहना वहाँ आराम से। कैसी बात कर रहे हो बेटा? राहुल, बच्चा होने के बाद का काम कौन करेगा? अरे उस बच्चे को सुलाना, खिलाना, पिलाना, सुसु, पॉटी। राधा ये सब सुनकर जोर से चिल्ला पड़ती है। नहीं, मैं नहीं कर सकती ये सब, मुझे घर जाना है, मैं घर जाऊंगी, मुझे नहीं करनी ऐसी शादी वादी। राधा जोर जोर से चिल्ला रही थी और सामने खड़े थे उसकी मम्मी और पापा। अरे क्या हो गया? अभी तो शादी को हाँ हुई है, अभी शादी नहीं करनी तुम्हें? इसकी सास का फोन आया था, कह रही थी कि उनके पेट में पथरी का ऑपरेशन है, तो ठीक होने में 2 महीने लग सकते हैं, तो शादी की 2 महीने बाद की ही डेट रखे। देखा नहीं था पथरी के मारे कैसे फूल गया था पेट। पथरी है उनको? हाँ वो बता तो रही थी। क्यों, क्या हो गया बेटा? हाँ कुछ नहीं। तो क्या बोलूं कि लड़की शादी के लिए मना कर रही है? अरे नहीं पापा, मना नहीं कर रही हूँ। अग्रवाल परिवार में आज एक और रिश्ता जुड़ने जा रहा था, और वो था शीला के छोटे बेटे अनुज का रिश्ता, जिसके लिए सारा परिवार लड़के वालों के घर आया हुआ है।
जी हमें तो आपकी काजल बहुत पसंद आई है, हमें ये रिश्ता पसंद है। हमें भी अनुज पसंद आया है, हमारी तरफ से भी इस रिश्ते के लिए हाँ है। तो चलिए फिर इसी बात पर मुंह मीठा करते हैं सब। आइए आइए आंटी जी, आप भी मुंह मीठा करिए। आइए अंकल जी, सबको बधाई हो। आपको भी बधाई हो। काजल, अनुज, जाओ सबके पैर छू लो और सबके साथ फोटो खिंचवाओ। अरे चलो भी, शर्माओ मत। मैं सबके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे आंटी जी चलिए, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। आइए आइए, साथ में काम करेंगे तो आपका भी काम आसान हो जाएगा। जी बेटा, आप लड़के वाले हैं, आप कैसे काम कर सकते हैं। अरे क्या आप भी आंटी जी, ये लड़के वाले लड़की वाले क्या होता है, हम भी काजल की तरह आपकी बेटी ही है ना। प्लीज़ ये सब मत बोलिए ना आप। आपको देखकर लगता ही नहीं कि आप हमसे पहली बार मिल रही हैं। आपका स्वभाव तो बड़ा ही मिलनसार है सच में। हम तो ऐसे ही आंटी जी, सबके साथ घुल मिल जाते हैं बस। चलिए चलिए, हम आपकी मदद कर देते हैं। जी आइए चलिए। अग्रवाल परिवार में खुशियों की लहरें जैसे बह सी रही थी और अनुज और काजल की शादी के बाद तो वो खुशियाँ दुगनी सी हो गई। अरे शीला, अब तो तेरी सारी जिम्मेदारी पूरी हो गई, दोनों बहुएं जो आ गई घर में। हाँ जी सच कहा, अब तो मैं तीरथ पे चली जाऊंगी, अब मुझे घर की कोई चिंता नहीं है। नहीं नहीं माँ जी, आप क्यों हमें छोड़कर जाएंगी, मेरा तो आपके बिना मन ही नहीं लगता। अब तो हम तीनों मिलकर खूब मज़े करेंगे, खूब बातें करेंगे। क्यों दिव्या, हमें भूल गई क्या? अरे बुआ जी, मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ, आप तो मेरी फेवरेट है, सबसे इतनी प्यारी सी हैं। इसीलिए तो स्पेशली आपके लिए मैंने ये खीर छिपा के रखी थी, देखिए। अरे वाह, तुझे याद था, मुझे खीर पसंद है मेरी प्यारी बहू। हाँ हाँ, सारा प्यार तो बड़ी बहू को बस बुआ जी पर ही आ रहा है, मामी जी पर तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। बोलो तो। अरे ऐसे कैसे मामी जी, मैं आपको बिल्कुल नहीं भूली। ये देखिए आपके लिए पीली वाली साड़ी, आपने कहा था ना आपको पसंद है, मैंने आपके लिए पहले से मंगवा के रखी थी। अरे मुझे तो पहले से पता था, हमारी दिव्या सबसे प्यार करती है, सबके साथ घुल मिल जाती है। देख ले काजल बहू, तुझे भी तेरी जिठानी की तरह सबका दिल जीतना होगा। हाँ हाँ, वो तो देखेंगे, लेकिन अभी तो नई बहू कुछ बोल ही नहीं रही, ना ही हमसे बात कर रही है। अरे बुआ जी, अभी आप ही ने तो कहा था नई दुल्हन है, फिर कैसे बात करेगी, धीरे धीरे सबसे घुल मिल जाएगी ये भी। हाँ बिल्कुल सही कह रही है बड़ी बहू। लेकिन हमारी दिव्या तो पहले दिन से ही सबके साथ घुल मिल गई थी। याद है कैसे सारे बच्चे तक नई मामी कह के पीछे पड़ जाते थे इसके। बुआ जी ये लीजिए एक और खीर का कटोरा, खाइए खाइए। काजल के ऊपर प्रेशर इस बात का था कि दिव्या की तरह वो सबके साथ मिलनसार नहीं थी, लेकिन उसके लिए उसे हर बात पर जज किया जा रहा था। अरे काजल, नीचे चलो, मेरे कुछ दोस्त आए तुमसे मिलने के लिए। हाँ जी चलिए। ये सारे मेरे पुराने दोस्त हैं। जी मैं भी उनसे मिलना चाहती हूँ, देखो तो सही वो आपके बारे में मुझे क्या क्या बताते हैं। चलो, ये देखो सब नीचे ही बैठे हैं। अरे आओ आओ, बैठो बैठो, आ जाओ। अरे अनुज, तेरी भाभी तो बड़ी स्वीट है, मेरी तो उनके साथ बड़ी पट गई। अरे भाभी की तो सबके साथ पटती है, वो सबके साथ हिल मिल जाती है। आपको पता है दिव्या भाभी, आप बिल्कुल ना मेरी बड़ी बहन जैसे बात करते हो। हाँ तो मुझे अपनी बड़ी बहन समझ लो, इसमें क्या हुआ। सच में हम किसी के घर जाते हैं ना तो बहुत अजीब सा फील होता है, लेकिन यहाँ तो आपने हमारी सारी दिक्कत ही दूर कर दी। आप सब बैठो, काजल से बात करो, मैं आप सबके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे भाभी आप बैठिए ना, हमें नाश्ता नहीं चाहिए, सच में आप बैठिए, हमसे बात करिए। अरे ऐसे कैसे, आप सब बैठो, काजल से बात करो, मैं अब भी आती हूँ। अरे भाभी सब इतना कह रहे हैं तो बैठ जाइए ना, नाश्ता काजल ले आएगी। काजल तुम ले आओ नाश्ता। काजल का मन खराब हो गया इस बात से कि उसके पति के दोस्तों के सामने भी दिव्या खुद बात करने बैठ गई थी, जबकि काजल को किसी ने नोटिस तक नहीं किया। पर यह पहली बार नहीं था, क्योंकि दिव्या की वजह से हमेशा ही काजल को सब लोग इग्नोर ही करते थे। क्या हुआ, कब से देख रहा हूँ चुपचाप हो, कोई बात है क्या? बातें तो बस आपकी भाभी ही करती है ना, मुझे बात करने का मौका कहाँ मिल पाता है। अरे ऐसे क्यों बात कर रही हो? जब से मैं इस घर में आई हूँ तब से दिव्या भाभी हर रिश्तेदार के सामने, पड़ोसियों के सामने, आपके दोस्तों के सामने खुद को इतना मिलनसार दिखाती हैं कि मुझे कभी बात करने का मौका ही नहीं मिलता, और सब लोगों को लगता है कि मैं दूसरों से हिल मिल नहीं पाती। नहीं नहीं काजल, ऐसा नहीं है,
कोई तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचता, सच में। आपको क्या पता, जिस पर बीत रही होती है उसे पता होता है। काजल की नाराज़गी अब दिव्या के प्रति दिखने भी लगी थी। अब वो दिव्या से पहले की तरह बात नहीं करती थी, ना ही उसकी बात सुनती थी। काजल, आज टमाटर की चटनी बना दे क्या? तुम्हें बहुत पसंद है ना? आपकी मर्जी। मैं सोच रही थी आज हम दोनों मार्केट चलते हैं, फिर काम खत्म करके दोनों मज़ा करेंगे, शॉपिंग करेंगे। नहीं, मेरा मन नहीं है। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक है, चलो। वैसे भी खाना बन गया है, तो तुम, मैं और माँ जी साथ में खाना खा लेते हैं। नहीं, मैं अपने कमरे में जाकर खाना खाऊंगी। काजल का बर्ताव दिव्या को समझ में नहीं आ रहा था। वो कोशिश कर रही थी कि उसका मूड अच्छा हो जाए, लेकिन काजल तो अब उससे बात करना भी नहीं चाहती थी। ये लो तुम दोनों के लिए साड़ी, जिसे जो पसंद हो वो ले लेना, ठीक है? काजल, तुम्हें जो पसंद है तुम ले लो, आओ। नहीं, आपको जो चाहिए ले लीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे क्या हुआ, तुम दिव्या से ऐसे क्यों बात कर रही हो? नहीं माँ जी, मैं क्यों दिव्या भाभी को कुछ कहने लगी? वैसे भी कहने का बोलने का काम तो उनका ही है। वो इतनी मिलनसार जो हैं, मुझे कहाँ बोलना आता है ठीक से। काजल, तुम्हें मेरी किसी बात का बुरा लगा है क्या? आप तो ऐसे बन रही हैं जैसे कि आपको पता ही नहीं है कि आपने क्या किया है। इस घर में जिसे देखो दिव्या ऐसे बात करती है, दिव्या बहुत जल्दी हिल मिल जाती है। यहाँ तक कि मेरे पति के दोस्त भी आपकी तारीफ कर रहे थे। आप जानबूझकर सबके सामने मुझे नीचा दिखाती हैं, जिससे सबको यही लगे कि आप बड़ी मिलनसार हैं और मैं किसी से बात नहीं करती। काजल, तुम्हें सच में ऐसा लगता है? हाँ, इसलिए मैं आपसे बात नहीं करना चाहती हूँ। प्लीज़ मुझसे दूर रहिए। ठीक है। काजल के इतना कुछ कहने पर भी दिव्या उसका कोई जवाब नहीं देती, बस वहाँ से चली जाती है। देखा माँ जी, बिना कुछ कहे चली गई, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं सच कह रही हूँ। काजल बहू, उसने इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि वो तुमसे लड़ना नहीं चाहती। तुम्हें क्या लगता है वो ये सब जानबूझकर करती है? तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे आने से पहले वो कितनी खुश थी कि अब मेरी देवरानी आएगी तो हम ये करेंगे, वो करेंगे, साथ में खाना खाएंगे, घूमने जाएंगे। उसका स्वभाव पहले से ही मिलनसार रहा है। वो सबके साथ ऐसा ही बर्ताव करती है, सबसे प्यार करती है। वो तुम्हें नीचा क्यों दिखाएगी? उस दिन भी बुआ जी तुम्हें कुछ ना कह दे, इसलिए उसने उन दोनों को खीर और साड़ी में उलझाए रखा था, जिससे उनका ध्यान तुमसे हट जाए। और तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें नीचा दिखा रही है? आप सही कह रही हैं माँ जी। मुझे शायद दिक्कत उनसे नहीं, खुद से थी, क्योंकि मैं उनकी तरह सबसे हिल मिल नहीं जाती हूँ जल्दी से। लेकिन ये देखिए ना, मैंने भाभी को इतना सब कुछ कह दिया फिर। अरे कोई बात नहीं, मैं उसे जानती हूँ। उसने तुम्हारी बात का बुरा नहीं माना होगा। जाओ, उसके पास जाकर माफ़ी मांग लो। जी माँ जी, मैं अभी जाती हूँ। उसकी कोई ज़रूरत नहीं काजल, तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं है, मेरी भी है। मुझे भी समझना चाहिए कि तुम इस घर में नई नहीं हो, तुम्हें सबके साथ मिलने जुलने का मौका देना चाहिए। लेकिन क्या करूं, मेरा मिलनसार स्वभाव बीच में आ जाता है। कोई बात नहीं भाभी, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि आप कैसे हैं, और मैं खुशी से कह सकती हूँ कि मेरी जेठानी मिलनसार है। और दोनों गले लग जाती हैं। हाय कितनी प्यारी है मेरी दोनों बहुएं। अरे रुको रुको, मैं भी आती हूँ। राशि एक पढ़ी लिखी लड़की थी। यहाँ तक कि राशि जब बीकॉम कर रही थी तो उसने अपने पूरे कॉलेज में टॉप किया था। पर इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी राशि ने कोई नौकरी नहीं की, और पढ़ाई पूरी होते ही उसके माता पिता ने एक बहुत ही अच्छे घर में उसकी शादी करा दी। राशि की सास रूपल एक डॉक्टर थी और राशि का पति अमित आर्मी ऑफिसर। राशि की शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे और एक रात अचानक अमित बॉर्डर पर जाने के लिए तैयार होने लगता है। आप फिर से बॉर्डर पर जा रहे हैं? हाँ। पर आपने तो इस बार 1 महीने की छुट्टी ली थी ना, फिर इतनी जल्दी? राशि, मुझे माफ़ करना, पर तुम तो जानती हो ना, मेरे लिए अपने परिवार से बढ़कर अपना देश है। और आज सुबह ही चिट्ठी आई है और सभी आर्मी ऑफिसर की छुट्टी कैंसिल कर दी है, इसलिए मुझे भी जाना पड़ रहा है। बेचारी राशि करती भी तो क्या, वो कुछ नहीं कहती और अमित को जाने देती है। अमित के जाने के बाद घर में राशि अपनी सास रूपल के साथ अकेली हो जाती है। ऐसे ही एक दिन जब राशि अकेले अपने कमरे में बैठी बोर हो रही थी, तभी वहाँ रूपल आ जाती है और राशि को अकेला बैठा देख उससे कहती है, राशि बेटा, तुम अपने कमरे में बैठी हुई हो? आप हॉस्पिटल से आ गई माँ जी? हाँ, पर तुम्हें क्या हुआ? दरवाज़ा भी खुला था। मैंने पूरे घर में तुम्हें देखा, तुम कहीं नजर नहीं आई।
और जब मैं तुम्हारे कमरे में आई तो तुम ऐसे अकेले बैठी हो, न जाने किस सोच में। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं माँ जी, बस अकेले पूरे दिन घर में बोर हो जाती हूँ। आप हॉस्पिटल चली जाती हैं और अमित जी घर पर नहीं है, बस इसलिए सोचा कि थोड़ी देर कमरे में बैठकर आराम कर लूँ। अच्छा माँ जी, आप हाथ मुँह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। अब दोनों सास बहू एक साथ खाना खाती हैं। राशि की जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था। राशि की खुशियों को 4 चांद तो तब लगते हैं जब उसका पति 2 महीने की छुट्टी लेकर घर आता है और इसी बीच राशि के घर एक इनविटेशन कार्ड आता है। माँ जी, ये किसी का आज सुबह इनविटेशन कार्ड आया था, शायद आपकी कोई फ्रेंड है। अरे ये तो मेरी बचपन की सहेली गायत्री का कार्ड है। अरे गायत्री की बेटी की शादी है। बहू सारी तैयारी करके रख लेना, क्योंकि बहुत जल्द हम सबको गायत्री के घर जाना होगा। और अगर हम गायत्री की बेटी की शादी में नहीं गए ना तो वो यहाँ आ जाएगी और पूरा घर सर पर उठा लेगी। अब क्या था, रूपल के कहते ही राशि सारी शॉपिंग कर लेती है और शादी वाले दिन रूपल अपने बेटे बहू के साथ शादी में जाती है, जहाँ रूपल अपनी सभी सहेलियों से राशि को मिलवाती है। कुछ देर बाद गायत्री रूपल से कहती है, रूपल, तू एक डॉक्टर है, तेरा बेटा एक आर्मी ऑफिसर, पर तेरी बहू क्या है? तूने अपनी बहू का स्टेटस तो बताया ही नहीं कि तेरी बहू क्या करती है। मेरी बहू एक हाउसवाइफ है, पर सच कहूँ वो अपने कॉलेज की टॉपर रही है, पूरे कॉलेज में टॉप किया था। अब जैसे ही गायत्री को राशि का स्टेटस पता चलता है, वो हंसने लगती है और राशि का मजाक बनाते हुए रूपल के कान भरती है। रूपल, तूने ऐसा क्या देखा इस लड़की में जो अपने बेटे की शादी इससे करा दी? यार, कम से कम अपने स्टेटस के बारे में तो सोच लेती। कहाँ तू डॉक्टर, तेरा बेटा एक आर्मी ऑफिसर और तेरी बहू कुछ भी नहीं। अपने बारे में ना सही, कम से कम अपने बेटे को तो देख लेती। गायत्री तो कहना क्या चाहती है, मैं कुछ समझी नहीं। रूपल, तेरा बेटा एक आर्मी ऑफिसर है और तू एक डॉक्टर। सोच, जब तेरा बेटा तेरी बहू के साथ बाहर जाता होगा तो उसे कितना गंदा लगता होगा, लोगों से राशि को मिलवाते हुए। तूने तो उस बेचारे को फंसा दिया। एक बार उसकी तरफ देख, बेचारा कैसे उदास है, वो तो कुछ बोल भी नहीं सकता। वो शादी करके पछता रहा है और इन सब की जिम्मेदार तू है। गायत्री की ऐसी बातें सुनकर अब रूपाली के भी दिमाग में ये बात घर कर जाती है। कुछ देर बाद पार्टी अटेंड करके रूपल अपने बहू बेटे के साथ घर आती है, लेकिन इस बार रूपल का व्यवहार कुछ अजीब सा था। ये देखकर राशि को अच्छा नहीं लगता और राशि अमित से कहती है, अमित जी, माँ जी जब से पार्टी से आई हैं तब से उनका व्यवहार कुछ बदला बदला सा है। राशि, तुम बेकार ही कुछ ज़्यादा सोच रही हो। तुम जानती हो ना माँ एक डॉक्टर है, माँ को वैसे भी टाइम नहीं मिलता। शायद बहुत ज़्यादा थक गई होंगी, इसलिए अब ज़्यादा मत सोचो और सो जाओ। वैसे भी रात काफ़ी हो गई है। राशि अमित की बात मान जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन रूपल का व्यवहार धीरे धीरे राशि के प्रति बहुत रूढ़ होता जाता है। अब रूपाली राशि से बात करना कम कर देती है और जब भी बात करती तो उस पर नाराज़ हो जाया करती, उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती। रूपल का ये बदला मिजाज देखकर राशि को बहुत बुरा लगता है। एक दिन राशि रूपल से कहती है, माँ जी, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या, जो आप मुझसे इतनी खफा खफा रहने लगी हैं? राशि बहू, मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है जो तुम्हारे साथ बैठकर गप्पे लड़ा सकूं। मैं तुम्हारी तरह पूरा दिन घर में खाली नहीं बैठी रहती। अब मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे हॉस्पिटल जाना है। रूपल की ये बात सुनकर राशि की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन राशि किसी से कुछ नहीं कहती। अब समय यूं ही बीतता है। एक दिन जब रूपल हॉस्पिटल में होती है तो रूपल की बेटी तन्वी का फ़ोन आता है। माँ, यहाँ घर पर कोई नहीं है और आप जानती हैं ना मैं प्रेग्नेंट हूँ, लास्ट मंथ चल रहा है। डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है। अगर आप कुछ दिनों के लिए यहाँ आ जाती तो मुझे हेल्प मिल जाती। बेटा, मैं सब समझ रही हूँ, मैं भी तेरे पास आना चाहती हूँ, पर क्या करूँ, हॉस्पिटल में केस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। मुझे खुद टाइम नहीं मिल पा रहा जो मैं तेरे पास आ जाऊँ। रूपल अपनी बेटी से बात कर रही होती है कि तभी वहाँ एक पेशेंट आ जाता है, जिस वजह से रूपल बिना पूरी बात किए ही फ़ोन रख देती है। लेकिन जब राशि को इस बारे में पता चलता है तो वो बिना कुछ सोचे समझे अपनी ननद तन्वी के घर चली जाती है। तन्वी की खूब सेवा करती है। कुछ दिनों बाद तन्वी एक बहुत ही प्यारे से बच्चे को जन्म देती है और अपनी माँ को फ़ोन करती है। माँ, आज आपने फिर से साबित कर दिया कि आप मुझसे कितनी ही दूर क्यों ना हो, पर आप मेरी मदद करके ही रहती है। अगर आज भाभी नहीं होती ना तो शायद मैं और मेरा बच्चा भी जिंदा नहीं रहता।
आपने भाभी को मेरे पास भेजकर बहुत अच्छा किया। क्या मतलब? इतने दिनों से राशि तुम्हारे साथ है? हाँ, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे आपको कुछ मालूम नहीं। अब मेरे सामने नाटक मत कीजिए। हाँ, भाभी ने मुझे सब बता दिया है कि वो मेरे पास नहीं आना चाहती थी, पर आपने ही उन्हें फोर्स किया और मेरे पास भेजा। अच्छा माँ, रखती हूँ, डॉक्टर से बात करनी है। जब रूपल को इस बात का पता चलता है कि आज राशि की वजह से उसकी बेटी और उसके बच्चे की जान बच पाई है, तब रूपल को एहसास होता है कि कभी भी स्टेटस काम नहीं आता। अगर काम आता है तो वो है इंसान जो हर बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा रहता है। जिसके बाद एक बार फिर रूपल सारी पुरानी बातें भूल जाती है और अपनी बहू को पहले की तरह गले लगा लेती है।